किशोर उम्र की स्मृति से है ये कहानी। और अभी ज़्यादा बताऊँगा तो शायद थोड़ा मज़ा इसका कम हो जाएगा। अगर हम कहानी के बाद अगर थोड़ा-सा वक़्त निकाल पाएँ इस पर बात करने का तो बेहतर होगा, मुझे लगता है सुधीर जी। बस इतना है कि ये कुछ 7-8 साल पहले लिखी कहानी है, लेकिन ये जो घटना और जो स्मृति है वो मेरी किशोर उम्र की है, यानी कोई 10-11 साल का मैं रहा होऊँगा तब की ये कहानी है। ठीक है, तो सुधीर जी मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। कहानी का नाम है लालपुर का जंगल और जूली के बच्चे। पड़ोस वाले दिलीप चाचा को जानवर पालने का बहुत शौक था। कॉलेज के दिनों में उन्होंने मुर्गी के चूजे पाल रखे थे। पान वाली एक बड़ी टोकरी में कपड़ा और भूसा बिछाकर उन्होंने 12 चूजे रखे थे। ऊपर से एक बड़े टेबल लैंप से गर्माहट की व्यवस्था की थी। 500 वाट के बल्ब की उस सफेद झकास रोशनी में पीले सफेद रुई के फाहे जैसे चूजे बहुत ही खूबसूरत लगते थे। हम 10-11 साल के थे। चूजे देखने के चक्कर में हम उनके कोने वाले कमरे के आसपास ही मंडराते रहते थे। बिल्ली का खतरा बना रहता, इसलिए दिलीप चाचा बहुत सावधान रहते थे। दरवाजा खुला न रह जाए, इसलिए हमें बार-बार चूजे देखने जाने के लिए मना करते थे। कई बार डपट कर भगा भी देते थे। बड़े होने पर मुर्गे मुर्गियां राशिद चचा के यहां भिजवा देते थे। दिलीप चाचा को सिर्फ चूजों का शौक था। एक दफे तो 2 खरगोश ले आए थे। एक दड़बा भी बनाया था लकड़ियों का, पर जब बिल्ली ने एक को दबोच लिया और जोड़ी टूट गई, तो कई रोज तक उदास रहने के बाद दिलीप चाचा अकेले बचे खरगोश को नर्सरी वाले एक दोस्त को दे आए। पर ऐसा कभी ना होता कि वे कोई जानवर न पालते। एक बार महीने भर की एक देसी कुतिया ले आए। नाम रखा नूरी। उन दिनों फारूक शेख और पूनम ढिल्लन की फिल्म नूरी हिट थी और हमारी शिव टाकीज में अभी हाल में ही लग चुकी थी। नूरी सीधी सादी लाल बादामी रंग की देसी कुतिया थी, पर दिलीप चाचा उसे ब्रेड ही खिलाते थे। चैन से बांध कर रखते और सुबह शाम निकाल कर घुमाते। बाहर खोल देते और नूरी ज्यादातर छोटे बच्चों के साथ धमा चौकड़ी का खेल खेलती रहती। दिलीप चाचा शुरू शुरू में तो निगरानी करते रहे, पर जब मोहल्ले के बच्चों और बड़ों के साथ नूरी की दोस्ती सामान्य हो गई, तो वे उसे बाहर छोड़कर अंदर अपना काम करते रहते। पर ऐसे ही किसी रोज सड़क से गुजरते नगर पालिका के ट्रैक्टर ट्रॉली के पहिए के नीचे उसकी टांग आ गई। नूरी बेतहासा चीखी और 3.5 टांग की रह गई। मरहम पट्टी हुई, देसी नुस्खे भी चले। कई रातें नूरी दर्द से कराहती रही और फिर एक रात खामोश हो गई। सुबह दिलीप चाचा एक पुरानी तौलिया में लपेटकर उसे ले गए। कचेरों के मोहल्ले के आगे नदी किनारे एक खुली जगह में गड्ढा खोदकर उसे प्यार से सुला दिया। फिर कई रोज दिलीप चाचा गुमसुम रहे। पता चला इन दिनों खाना भी ठीक से न खाया था। लेकिन महीने 2 महीने भी बिना कोई जानवर पाले वो रह न सकते थे। जल्दी ही एक और कुतिया ले आए, लूसी। तामिया भूरे रंग की अल्सेशियन नस्ल की थी। कॉलियरी के किसी एरिया मैनेजर ने ट्रांसफर के वक्त उसे महीने भर की उम्र में ही दे दिया था। लूसी थोड़ी आक्रामक थी। अजनबियों के लिए उसकी मंजी भूरी आंखों में हमलावर तेवर देखे जा सकते थे। बच्चे बड़े सभी डर कर रहते उससे। लूसी को चाचा अपनी देखरेख में ही खुला छोड़ते। वो कई लोगों पर झपट चुकी थी। हालांकि चाचा कुतियों को एंटी रेबीज लगवा कर रखते थे, फिर भी झपटने, नोचने और काट खाने का खौफ तो था ही।
कुत्ते से सावधान का बोर्ड भी दरवाजे पर लगाया था चाचा ने। आंगन में ही अमरूद और आड़ू फले थे, पर किसी की हिम्मत न थी यूं कि घर में घुस जाए। हमारे घर लगे हुए थे। मैं घर के पिछवाड़े वाले दरवाजे से निकलकर उनके पाखाने से लगे बगीचे से होकर आंगन में पहुंच जाता था। दिलीप चाचा की कबाड़ से जुगाड़ में मास्टरी थी। उनका टूल बॉक्स भी बड़ा अनूठा था। जब भी वो अपना टूल बॉक्स निकाल कर कुछ ठोक पीट का काम करते, तो मैं सूंघता हुआ उनके पास पहुंच जाता था। बड़े चाचा कोलियरी के लैंप रूम में बैटरीज की मरम्मत का काम करते थे। कई बार खराब बैटरीज उठा लाते थे। दिलीप चाचा उन बैटरीज से शीशे की जालियां निकालकर साफ करके रख लेते थे। मैंने देखा, एक रोज शीशे की उन जालियों को सिल्वर के एक पुराने कटोरे में रखकर सिगड़ी पर गर्म कर रहे थे। शीशे की जालियों को सिल्वर के उस बर्तन में पिघलते हुए देखना बहुत ही अनोखा अनुभव था। चांदी की तरह झिलमिल और चमकदार। नहानी के पास वाली पक्की फर्श पर पेचकस की मदद से उन्होंने पेंसिल की मोटाई जितनी नाली बना रखी थी। सणसी की मदद से बर्तन को उठाकर पिघला हुआ शीशा उस नाली में एक तरफ से डाला। धुआं उड़ाता शीशा पूरी नाली की लंबाई में फैल गया। थोड़ी ही देर में शीशा जब नाली में जम गया, तो उन्होंने उस पर एक मग पानी डाल दिया। देखते ही देखते उन्होंने एक तरफ से पकड़कर शीशे का वह तार उठा लिया। अब यह पेंसिल की मोटाई का शीशे का एक लंबा तार था। चाचा के पास एक पुरानी एयर गन थी। वे कभी कभी बंदरों को धमकाने के लिए एयर गन चलाते थे। उस एयर गन के छर्रे उमरिया में तो क्या, आसपास भी कहीं ना मिलते थे। एक दफे जबलपुर से एक पैकेट ले आए थे, पर बचा बचा कर खर्च करने पर भी बमुश्किल साल भर चल पाए। दिलीप चाचा ने उसका तोड़ यही निकाला था कि शीशे के छर्रे उन्होंने खुद ही गढ़ने की युक्ति निकाल ली। छर्रे की साइज में शीशे का तार काटने के लिए प्लास खोजते हुए उन्होंने मेरी ओर देखते हुए कहा, जूता वाले रैक के ऊपर पॉलिश की डिब्बी के बगल में प्लास रखा है, उठा ला। मैं भी बड़े उत्साह में था। अंतिम उत्पाद जो सामने आने वाला था। पलक झपकते मैं अंदर की ओर लपका। लूसी वहीं दरवाजे के पास बैठी थी। अचानक इस तरह मेरे घुसने को उसने सहजता से नहीं लिया। वह खड़ी हो गई। मेरी ओर घूरते हुए वह अजीब अंदाज में गुर्राई और बिजली की सी फुर्ती के साथ मेरी तरफ झपटी। मैं निक्कर और बुशर्ट में था। उसने जांग को निशाना बनाया। मैं चिल्लाया, वो गुर्राई। तब तक हमला हो चुका था। चाचा मांजरे को भापते हुए अंदर की तरफ दौड़े। लूसी लूसी कहते हुए उसे गर्दन से पकड़ लिया, चैन बांधी और फिर मुझे संभाला। मैं कांप रहा था और रोता जा रहा था। निक्कर सामने की तरफ से फटकर उसकी चिंदी लटक गई थी। अंदरूनी हिस्से में भी कुछ खरोंचें आई थीं। चाचा ने डेटॉल का फोहा बनाकर सफाई की और मेरा हाथ पकड़कर मेरे दरवाजे तक छोड़ गए। कई रोज तक मैं उनके घर नहीं गया। बाद में मैंने प्लास्टिक के मग में रखे हुए शीशे के छर्रे देखे, जो मैं उस रोज देख ना पाया था। अगस्त के महीने में पखियारी की तादाद बढ़ जाने पर छिपकलियों के मजे हो जाते हैं। तो दीवार से नीचे आकर वे फटाफट शिकार चट करती हैं। पता चला, एक शाम लूसी ने दीवार पर झपट्टा मार के एक छिपकली दबा ली। रात भर उल्टियां करती रहीं। सुबह वेटनरी हॉस्पिटल वाले कंपाउंडर शुक्ला जी घर आए। वैसे तो वे गाय भैंस के जानकार थे, पर जानवरों के बारे में जानकारी तो थी ही। कुछ गोलियां पानी में घोलकर लूसी को पिलाई गईं। दोपहर तक लूसी सुस्त होकर निढाल पड़ी रही और फिर देर शाम उसने आंखें मूंद ली। दिलीप चाचा के जीवन में यह दूसरा बड़ा सदमा था। साहित्य के विद्यार्थी थे, कविताएं लिखते रहे, चैन फेंक दी, लूसी का कटोरा भी फेंक दिया, खाना फिर छूटा। कुछ दिन अनमने रहे, फिर गाय की सेवा शुरू कर दी। सुबह शाम उसे खरहरा करते,
बांधते, छोड़ते, पानी का पाइप लगाकर नहलाते, गोबर फेंकते और बाड़ा साफ करते। 3 महीने भी न हुए थे, बारिश खत्म हो गई थी, सर्दी शुरू हो गई थी। दोस्त अमर सिंह एक विदेशी नस्ल का पिल्ला ले आए, काले रंग का चमकदार। घर वालों ने खूब मना किया, पर दिलीप चाचा रोक न सके खुद को। पिल्ले को रख लिया, नाम रखा जूली। अब गाय की जिम्मेदारी छूट गई। जूली की सेवा ही दिलीप चाचा की दिनचर्या बन गई। गाय के बाड़े में ही उसके लिए जगह बनाई गई थी। देखते ही देखते साल भर की होने को आई जूली। भोंकती जरूर थी, पर आक्रामक न थी। साल भर में जूली किसी पर भी न लग गई थी। मोहल्ले में भी छोटे बड़े सभी जूली से हिल मिल गए थे। कभी कभी खेल खेल में पीछे दौड़ जरूर पड़ती थी, पर यह उसकी फितरत थी। 2 रात से जूली गाय के बाड़े में अपनी जगह से हिली न थी। खाना बराबर खा रही थी, पर उठकर बाहर ना आई थी। चाचा को थोड़ा बहुत तजुर्बा था। कंपाउंडर शुक्ला जी को बुलवाया, दवाई पिलाई गई। उन्होंने ही बताया कि जूली प्रेग्नेंट थी। पर दिलीप चाचा थोड़ा हैरान थे। जूली का स्वभाव बदल रहा था। वह उतनी दोस्ताना न रह गई थी। खाना रखते समय भी दिलीप चाचा को अजीब तरह से घूरती, कभी कभी उन पर गुर्राती। रात पूरे समय तक अजीब तरह से चिल्लाती रही। सुबह पहला बच्चा बाहर आया। चाचा की खुशी का ठिकाना ना रहा। वह अब और इंतजार न कर सकते थे। यह पहला मौका था जब पाली हुई कुतिया को बच्चे हो रहे थे। लोगों ने पहले से ही कह रखा था कि जब इसके बच्चे हों तो एक हमें देना। आखिर अल्सेशियन नस्ल थी। दूध ब्रेड लेकर दिलीप चाचा दरवाजा खोल बाड़े के भीतर गए। पर यह क्या, जूली अचानक गुर्राते हुए उठी और उसने दिलीप चाचा पर हमला बोल दिया। दिलीप चाचा फौरन उल्टे पांव वापस भागे। उन्होंने बताया कि उसकी आंखों में असामान्य सा गुस्सा और हमलावर तेवर दिखे। बाड़े का दरवाजा लगाकर वहीं खड़े देखते रहे। हम सब भी वहीं इकट्ठे हो चले थे। मैंने देखा, जूली मुंह में लेकर अपने बच्चे के पैर चिगल रही थी। बच्चा निर्जीव सा था, पर अपने बच्चे के पैर चिगलने वाली बात बहुत अजीब थी। फिर लेटे लेटे ही मरा हुआ बच्चा मुंह से उठाकर किनारे रख दिया। अब देखा दूसरा बच्चा आधा निकल आया था, पर बड़ी ही अजीब सी चीज देखने को मिली। जूली खड़ी हुई और पीछे पलटकर आधे निकले बच्चे को दांतों से काटने की कोशिश करने लगी। उसने दूसरा बच्चा भी आधा चिगल डाला था। देखते ही देखते वहां 4 अधखाए पिल्लों का ढेर लग गया। पांचवा बच्चा बाहर आते तक यह खबर पूरे मोहल्ले में फैल गई। किसी ने सुझाया कि वह जबरदस्त भूखी है। ब्रेड का पैकेट लेकर बाहर से ही दिखाएं, और जब वह बाहर आए तब कोई दूसरी तरफ से बाड़े की दीवार फांद कर भीतर जाए और एकमात्र जिंदा बच्चा उठा लाए। चाचा ने यह भी आजमाया। वो किसी और को जोखिम में नहीं डालना चाहते थे, इसलिए मुझे बाहर से ब्रेड का पैकेट दिखाने की जिम्मेदारी दी और खुद भीतर कूद कर बच्चा उठा लाने का फैसला किया। मुझे साफ हिदायत दी कि ब्रेड के लिए जूली के बाहर की तरफ आते ही मैं ब्रेड फैलाकर वहां से फौरन दफा हो जाऊं, खड़ा ना रहूं। मैंने ऐसा ही किया। जूली भूखी थी। ब्रेड देखकर वह बाहर की तरफ आई। दिलीप चाचा इसी ताक में थे। झट कूद कर बाड़े के अंदर पहुंचे, और जूली को जैसे सब पता था। बिना ब्रेड उठाए बिजली की सी फुर्ती के साथ वह पलटी और तेजी से भोंकती हुई बाड़े के भीतर भागी। जूली की इस आक्रामकता को चाचा पहचान रहे थे। बिना देर किए वह बाड़ा फांद कर बाहर आ गए। चाल कामयाब न होने पाई थी। जूली ने पांचवां और फिर छठवां बच्चा भी चिगल डाला था। मोहल्ले भर में तरह तरह की बातें चल रही थीं। लोग इसे भारी अपशकुन बता रहे थे। किसी ने तो यहां तक कह डाला कि यह तो डायन के से लक्षण है। इन सब से बेखबर दिलीप चाचा को जूली की चिंता थी। 2 दिन बाद
जूली थोड़ी सामान्य हुई, बाड़े से बाहर निकली, बाहर रखा ब्रेड और दूध खाया और वहीं बैठ गई। शायद वह कहना चाह रही थी कि अब बाड़े के भीतर कोई भी जा सकता है। दिलीप चाचा ने भारी मन से बाड़े की सफाई की, 6 अधखाए पिल्लों के हाड़ मांस को बाहर ही गड्ढा खोद कर गाड़ा, जूली को गर्म पानी से नहलाया और चैन से बांधकर बाहर घुमाने ले गए। सब कुछ एक बुरे सपने की तरह था। जूली अब सामान्य थी, खा रही थी, पी रही थी और खेल कूद रही थी, बाहर घूम रही थी। देखते देखते साल गुजर गया। गाय ने 2 बछड़े दिए थे। सर्दी को देखते हुए गाय को उसके दोनों बछड़ों के साथ बाड़े से अलग एक बंद कमरे में रखा गया था। बाड़े में अब अकेले जूली का साम्राज्य था। जूली का पेट फिर बड़ा दिखा, उसके स्तन उभर आए थे। अगले दिसंबर की जाड़े की रात फिर वही मंजर दोहराया गया। लोगों ने सलाह दी कि किसी तरह एक पिल्ले को बचा के सुरक्षित कर लिया जाए और फिर जूली को जंगल में छोड़ आया जाए। कम से कम अल्सेशियन वंश तो बचेगा। पर जूली ने एक भी जिंदा न छोड़ा था। दिलीप चाचा के लिए यह बहुत बड़ा सदमा था। आमतौर पर उसके व्यवहार को देखते हुए यह कोई न कह सकता था कि वह अपने नवजात पिल्लों को खा जाती होगी। समय गुजरता रहा। दिलीप चाचा में अब एक और बार ये मंजर देखने का साहस न था। मोहल्ले वाले भी अपशकुन की बात बार बार दोहरा रहे थे। चाचा पर दबाव था कि इस बार प्रेग्नेंट होने से पहले ही जूली से किसी भी तरह छुटकारा पा लिया जाए। बच्चे भले ही हाथ न लगे थे, पर दिल कड़ा करके जूली को जंगल में छोड़ आने की योजना को उन्होंने मंजूरी दे दी। सर्दियां फिर आ गई थीं। चाचा देर नहीं करना चाहते थे। अमर सिंह अपनी बुलेट गाड़ी लेकर आ गए। दिलीप चाचा बोरे में जूली को बंद कर चुके थे। लालपुर के जंगल में भीतर की तरफ मोटरसाइकिल पहुंची। बोरे की रस्सी ढीली करके चाचा ने बोरे को नीचे उतार दिया। बुलेट बिना देर किए वापस लौट आई। चाचा ने पलट कर भी न देखा था। घर लौटकर दिलीप चाचा बहुत रोए और उन्होंने फिर कोई कुतिया न पालने की सौगंध खाई। वक्त बीतता रहा। दिलीप चाचा बीमा एजेंसी के अपने काम में मशगूल हो गए। कुत्ते से सावधान वाला बोर्ड निकालकर फेंक दिया। 5 महीने बाद घंघरी गांव से आने वाले दूध वाले ने बताया कि लालपुर के जंगल में एक विदेशी नस्ल की कुतिया ने 6 बच्चे दिए थे। गांव के लोग एक एक बच्चा उठा ले गए। लोगों का कहना था कि घोड़े, कबूतर और कुत्ते काफी अरसे बाद भी अपनी पुरानी जगहों पर लौट आते हैं। चाचा को भी मन के किसी कोने में ये आस बनी रही होगी, पर सालों बाद भी जूली का कुछ पता ना चला। शुक्रिया। इवनिंग सर। सर आपकी जो कहानी थी लालपुर का जंगल और जूली के बच्चे, सर मतलब आप जब से सुना रहे थे शुरू से आखिर तक बहुत ही मजा आया। और जैसे इसमें कहानी का शीर्षक है जैसे जूली के बच्चे, तो शुरू में आपने कहा नूरी फिर लूसी, तो मैं इसी का इंतजार कर रही थी कि जूली कब आएगी। और जब जूली आई तो सच में सर बहुत मजा आया सच में। मतलब मैं दिल से कह रही हूँ कि और जैसे आप बता रहे थे कि वो अपने बच्चों को खा रही थी, मतलब मेरे मन में ये सवाल उठ रहे थे कि ऐसा क्यों कर रही थी वो। और जब इसका मतलब जो इसका एंड था वो भी बहुत अच्छा था। मतलब सर बहुत अच्छी कहानी लिखी आपने, मुझे बहुत मजा आया सुनने में। थैंक यू सर। जी। मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है कि एकदम से रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है और कहानी खत्म होने के बाद भी मतलब कहानी के उस ज़ोन से थोड़ी देर के लिए बाहर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसी ज़ोन में हम घूमते रहते हैं, उसने ऐसा क्यों किया होगा, वो कहाँ गई होगी? तो इस तरह के सवाल दिमाग में घूमते रहते हैं और जो मन में एक दुःख व्यथा, उसने क्यों खाए बच्चे, वो क्या हुआ होगा उस टाइम की वो सिचुएशन सारी माइंड में जब घूमती है, तो दिल थोड़ा मतलब उसकी तरफ ही जुड़ा हुआ रहता है। एकदम से कहानी से बाहर नहीं निकला जा सकता पढ़ने सुनने के बाद।
सर मैंने लाल फूल का जंगल लूसी के बच्चे ये कहानी जब आपने कहानी सेशन में कही थी, मैंने तब भी सुनी हुई थी लेकिन मैं कुछ चीज़ें भूल गई थी और मतलब याद करने की कोशिश कर रही थी और ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि ये मैं दोबारा सुन रही हूँ और शायद अगर अभी भी 5 से 10 बार सुनूँगी तो कभी नहीं लगेगा और मतलब ऐसे बोरिंग जैसा तो बिल्कुल नहीं लगेगा। बहुत मज़ा आया आप मतलब कहानी कहने का आपका जो ढंग है और जो इतना ठहराव से आप कहते हैं, बहुत मज़ा आता है मतलब अंदर से वो होता है ना अंदर से इच्छा होती है कि नहीं बैठना है, सुनना है मतलब चाहते हुए भी ध्यान इधर-उधर नहीं जाता है। और जो आपने कहानी में आपने जो नूरी फ़िल्म का जो ज़िक्र किया है, वो हमारे भदरवा यानी कि डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक भदरवा है शहर वहीं पे उसकी शूटिंग हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने उसका भी ज़िक्र किया है और हम भी कहीं न कहीं वहाँ से कनेक्टेड हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आया। और जी, जब भी आपका कहानी का होता है, तो मैं हमेशा जॉइन करती हूँ और आपको सुनना चाहती हूँ। थैंक यू। शुक्रिया, शुक्रिया सिमरन जी। नहीं मैं नमस्ते। मैं आपसे मिली हुई हूँ, सुधीर जी के साथ ही आई थी आनंद हुँ, निकेतन और इनफैक्ट मैंने आपकी इंग्लिश टीचिंग की क्लास भी मैंने बैठ के मतलब काफ़ी कुछ सीखा था और उसके बाद जी। हमने काफ़ी बातचीत भी की थी ग्रुप में जब बच्चे चले गए थे तो मैंने ये कहानी आपकी पहले कहानी के सेशन में सुनी है और तब मेरे दिमाग में ये आया था कि अलग से इनसाइट थी कि शायद उसने अपने बच्चे इसलिए खाए होंगे, मेबी उसके साथ कुछ गलत या ज़बरदस्ती जैसा कुछ हुआ होगा। पर आज जैसे आपकी कहानी सुनी, तो मुझे लगा शायद नूरी जब किसी के साथ रह रही थी, तो तब उसने अपने बच्चे खा लिए, लेकिन जब उन्होंने उसे जंगल में छोड़ आए और तब उसने नहीं किए कि 6 जो उसने बच्चे दिए सबको कोई ना कोई ले गया, पर उसने वो खाए नहीं। मतलब अब दिमाग में आ रहा है क्या ऐसा हो सकता है कि उसको आज़ादी की ज़िंदगी पसंद थी, वो चाहती थी कि अगर मैं कैद में हूँ, मेरे बच्चे भी कैद में रहेंगे और मैं बाहर आज़ाद हूँ, तो बच्चों को नहीं खाया, तो उनको भी आज़ादी की ज़िंदगी देना चाहती थी। तो दूसरी बार कहानी सुन के तो दिमाग में ये बात आई, जैसे कि जितनी बार भी किताब पढ़ो तो नई-नई इनसाइट मिलती हैं। तो उसी तरह ये चीज़ बन रही है। हाँ जी, नमस्कार सभी को, अनिल भाई को भी नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते यश कुमार भाई, आप जुड़ पाए, वाह! अरे इतना अच्छा मौका मुझे नहीं मिलता, मैं गाड़ी चलाते जा रहा हूँ और कहानी सुना पूरी। मैं मंडला से लौट रहा हूँ कान्हा नेशनल पार्क से। जी। तो मुझे तो हाफ पैंट वाले अनिल भी दिख रहे थे, दिलीप चाचा जी भी दिख रहे थे, लालपुर का जंगल भी दिख रहा था, वो स्थान भी दिख रहा था और कहीं-कहीं जोड़ी भी दिख रही थी। तो क्योंकि इसका मैं साक्षी रहा हूँ इन सब चीज़ों का कहीं न कहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा और जहाँ तक ये चर्चा आ रही है कि उसने बच्चे क्यों खाए, तो चूँकि मैं वाइल्ड लाइफ़ से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे कहीं-कहीं जानवरों के बिहेवियर के बारे में कहीं-कहीं पढ़ने को मिलता है। तो कई बार जब पहली प्रेग्नेंसी आती है जानवरों में, तो ये बिहेवियर देखने को मिलता है कि उसको ये सब चीज़ें नई लगती हैं, वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ में। और ख़ासकर उस वक़्त जब वो किसी पालतू अवस्था में हो, नैसर्गिक अवस्था में रहेगी, तो वो ठीक रहेगा। बहरहाल अच्छी लगी और सबसे अच्छी बात ये लगी कि हम इतने सारे दोस्तों के साथ इस कहानी को सुने हैं और उम्मीद करता हूँ कि उमरिया से जुड़ी हुई ऐसी ही कहानियाँ अनिल भाई हमें ऐसे ही सुनाते रहेंगे और पुराने दिनों की याद भी दिलाते रहेंगे। सभी को बिल्कुल, बहुत-बहुत बिल्कुल। धन्यवाद। सभी को एक बिल्कुल यश बार कुमार। फिर नमस्कार। कारणीन जी नमस्ते। पिछली बार जब आपने कहानियों के सत्र में ये कहानी सुनाई थी तब मैंने सुनी थी और क्योंकि एक बहुत भावुक करने वाली कहानी है, बहुत टच करता है। तो तब एक उस फीलिंग से थोड़ी देर तक हम जुड़े ही रहे थे। सब साथियों ने ये भी कहा था कि इससे बाहर आना थोड़ा-सा लग रहा है कि आप उसी सिचुएशन में हैं। तो दोबारा सुनी तो ऐसा नहीं लगा कि कुछ रेपिटिशन है या कुछ नहीं। फिर से एक उसी तरह के भाव जो है वो मन में और खास और ये सच जैसे कई साथी भी ज़िक्र कर रहे हैं कि कई और चीज़ें सोचने को मिली। पहले लग रहा था कि शायद कुछ बुरे जो है वो हुए एक्सपीरियंसेस हुए हैं तब जुड़ी साथी होगी। कुछ और चीज़ें भी मन में चलती रहीं और साथ में ये भी आप जिस तरह से कहानी कहते हैं, जिस तरह से आप पॉज़ लेते हैं, जिस तरह से आप बिना कुछ ज़्यादा लाव लपेट किए हुए सरल अपनी भाषा का उपयोग करते हुए कहते हैं, तो वो एकदम ना सजीव चित्रण हो जाता है। तो सच में जैसे कि अभी जो साथी थे इन्होंने भी कहा कि
शुरुआत से लेकर जब जैसे हो रहा था वो कंचू वाला ग्लास भी दिख रहा था, जार दिख रहा था, फिर वो बाड़ा दिख रहा था, फिर उसके सामने ब्रेड लिए और उसके सामने कूदे और किस तरह से जूली का जो बिहेवियर था वो सब जो है एकदम ऐसे लग रहा था कि अभी हम इस मीटिंग में नहीं हैं, हम वास्तव में वहाँ उसी स्थान पे हैं। तो शुक्रिया यहाँ आने के लिए, कहानी कहने के लिए। तो ये हम सबके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस है क्योंकि हम सब बच्चों के साथ काम करते हैं और अच्छे तरीके से जब अच्छा सुनेंगे, जब आप जैसे लोगों को हम सुनेंगे तो ज़ाहिर तौर पर कुछ न कुछ हम लेने की कोशिश करेंगे आपसे और हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं बच्चे जैसे 2 तीनों संस्थाएँ हैं तो कोई अ, सैकड़ों बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो उस तरह वो वहाँ पे हम रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और दोबारा आप आते रहिए इस मंच पर भी। बिल्कुल, बिल्कुल। और अरमा जी मेरा मेरा तो मेरा बहुत मन है कि मैं वो चिनाब हिल्स जो है आ पाऊँ, देख पाऊँ, बच्चों से मिल पाऊँ और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मतलब वो एक सपना हमारा जो था आनंद निकेतन डेमोक्रेटिक स्कूल का, उसे हम कुछ दूर ले जा पाए लेकिन हम उससे ज़्यादा लंबा नहीं खींच सके, तो वो एक अधूरा सपना होता है ना और वो कहीं और फलता-फूलता दिखता है तो बड़ा अच्छा लगता है वो, इसलिए बार-बार दिल करता है कि एक बार वो चिनाब हिल्स जाकर वो आपका काम जी, मेरा भी ऐसे हो रहा था मन कि मैं आपको बोलूँ कि आप एक बार आइए, फिर मुझे थोड़ा-सा हेजिटेशन हो रहा था, लेकिन चलो आपने बोल दिया तो ये बहुत अच्छा है, आपका तहे दिल से स्वागत है, आप कभी भी बिल्कुल, आइए। थोड़ा-सा बिल्कुल। मुश्किल रास्ता है, थोड़ा-सा जैसे कई सारे शहर की चीज़ें नहीं होती, कोई बात पहाड़ है। नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे सपने जो है ना आप आसान जगहों में पलते-बढ़ते नहीं हैं, मुश्किल जगहों में ही पलते-बढ़ते हैं। तो आप आइए बिल्कुल, फिर अच्छा ज़रूर, लगेगा हमें, बच्चों को भी ज़रूर, अच्छा लगेगा। ज़रूर। नमस्ते अनिल जी। नमस्ते। एक्चुअली पहले मैंने आपकी कहानी मैं नहीं सुन पाई थी, मैंने आज सुनी कहानी और ऐसा हो रहा था कि कोई भी शब्द मिस ना हो जाए और बहुत ही मतलब अच्छा लगा, ऐसे दिमाग में ही चल रहा था कि अब क्या होगा? जी। होते हैं। लेकिन मुझे लगा जितनी खूबसूरती से आपने जो शब्दों का उसमें प्रयोग किया और जितनी अच्छी तरह आपने वो सुनाई, ऐसा लगा कि वो हम नहीं कर सकते लेकिन ऐसे मन में इच्छा हो रही थी क्योंकि किस्से बहुत है ज़िंदगी के लेकिन वो इतनी जी, खूबसूरती से बयान किए जाए कि कोई भी ऐसा कोई एक शब्द मिस ना करना चाहे, ये बहुत बड़ी बात है। तो कहानी बहुत अच्छी लगी। थैंक जी। यू सो मच। धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया। जी, जी।